फैशन डिजाइनिंग करने के बाद एक महिला ने शुरुआत की गोट फार्म की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम आए हैं प्रेम एग्रो गोट फार्म पे। उस महिला को क्या क्या दिक्कतें हुई, कैसे वो एक इंस्पिरेशन बनी दूसरी महिलाओं के लिए, गोट फार्मिंग के अंदर कैसे नए आयाम स्थापित किए उन्होंने और कितना वो प्रॉफिट कमा रही है, सारी जानकारी लेंगे। आइए हमारे साथ। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। तो मैम सबसे पहले जो सामने से हमारे किसान भाई देख रहे हैं, एक बार उन्हें आप परिचय दे दीजिए मैम। मैं श्वेता तोमर प्रेम एग्रो फार्म रानी पोखरी से हूँ और मैं बकरी पालन और मुर्गी पालन का काम करती हूँ। साथ साथ हम सीजनेबल वेजिटेबल्स भी उगाते हैं। मैम हमने जो सुना आपके बारे में कि आपने ये जो काम शुरू किया, पहले आपने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किया था, उसके बाद एग्रीकल्चर में आप आए, वो आपने कैसे सोचा है, शुरुआत उसकी कैसे हुई, वो हमें बताइए। देखो, एग्रीकल्चर ही हमारा फ्यूचर का बेस है। ये एक ऐसा काम है जो फ्यूचर में कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर सब चीज़ें आ जाती हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं। तो ये ही एक बूम सेक्टर है जो आगे फ्यूचर हमारा बना सकता है। तो इसलिए मैंने इस काम को करने की शुरुआत करी। मैम ये कौन सा ईयर था जब आपने शुरुआत की थी इस काम की, और क्या क्या आपको दिक्कतें शुरुआत में देखने को मिली? 2015 में हमने स्टार्ट की थी। सबसे पहले जैसा आप कह ही रहे हैं कि इतना पढ़ लिखने के बाद लोगों का यही था, लोगों ने मुझे डिमोरलाइज किया कि इतना पढ़ने के बाद ये एक इतना छोटा काम आप कर रहे हैं बकरी पालन का, और खेती के फील्ड में आप लोग आ गए हैं। तो इस तरीके से काफ़ी मुझे दिक्कतें आई, लोन से लेकर प्रॉब्लम्स आई। पर जब अपने इरादे पक्के होते हैं तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले गए और फिर जो लोग उस दिन नेगेटिव थे वो आज पॉजिटिव हो गए, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। अब मैम बात करते हैं, ये तो हमने आपकी बात करी, गोट फार्मिंग की हम बात करते हैं। गोट फार्मिंग आपने शुरुआत की, एग्रीकल्चर की आप बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में मैम आप दूसरी चीज़ें भी कर सकते थे, पिग फार्म से लेके और इतनी ढेरों सारी चीज़ें हैं। गोट फार्मिंग ही आपने क्यों चुना? गोट ही एक ऐसा काम है जो कम लागत में और कम मेहनत के साथ आप कर सकते हैं। जैसे डेयरी अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए जो लेबर है उसको अर्ली मॉर्निंग से उठना पड़ता है, काफ़ी सारी उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। डेयरी में क्या है, दूध का डेली उत्पादन होता है तो उसको डेली आपको सेल करना है, उसके लिए ग्राहक सर्च करने हैं, और भी दूध के कई सारे आप प्रोडक्ट्स तो बना सकते हैं, बट लेकिन उसके लिए मार्केट ढूंढनी पड़ती है। बट लेकिन गोट का क्या है, एक तो प्रोडक्शन बहुत फास्ट है इसका। जो गोट्स होती है हमें 2 साल में 3 डिलीवरी देती है, पहला बेनिफिट ये है। दूसरा ये है, अगर कोई बीमारी होती है, इसका दूध वैसे भी आपने सुना होगा गांधी जी भी यूज़ करते थे, और न्यूबॉर्न बेबीज़ को भी दिया जाता है। बहुत सारी बीमारियां हैं उसमें, इसका दूध हम यूटिलाइज करें, मेडिसिनल पर्पस से भी कर सकते हैं। दूसरा ये है, आजकल लोग फैशनेबल पर्पस से भी गोट्स को पालने लगे हैं। ऐसे ही गोट्स के बहुत सारे यूज़ हैं और जिनका लोगों को आज तक पता नहीं था। मैम एक बार गोट देख लेते हैं, आइए मैम। तो मैम कौन कौन सी ब्रीड्स हैं आपके पास, ये हमें बता दीजिए मैम। अभी जो आप ब्रीड देख रहे हैं ये सिरोही ब्रीड्स है, और आगे बढ़ेंगे तो आपके पास हमारे पास सिरोही के अलावा और भी एक ब्रीड है, वो दोगली बर्बरी है। ठीक है, अभी फिलहाल हमारे फार्म पे सिर्फ 2 ही ब्रीड्स हैं, और इससे पहले हमारे पास 4 ब्रीड्स थी, और हमारा डेली सेल आउट चलता रहता है। तो अभी सेल आउट में हमारे पास जैसे दोगली बर्बरी है, जमुना परी है, तोता परी है, और सिरोही अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं। तो आगे भी हम और 1-2 ब्रीड्स बढ़ाने वाले हैं। मैम हमें ये भी बताइए कि अगर जो किसान भाई सामने से देख रहे हैं, उन्हें एक गोट फार्म स्टार्ट करना है, आप कितने बड़े मतलब कि लॉट से शुरुआत करने की उन्हें सलाह देते हैं मैम? कोई भी, चाहे वो बड़े से बड़ा किसान हो या छोटे से छोटा है, शुरुआती स्टेज में हमें मिनिमम 10 के रेशियो से ही स्टार्ट करना चाहिए। और कोई ज़्यादा ही करना चाहता है तो 20+1, इससे ज़्यादा हमें शुरू में एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने हम छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करते हैं तो वो 10 बकरियां हमेशा हमारी नज़र में रहती है। इनकेस उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, स्टार्टिंग में हमें उन्हें पूरा ऑब्जर्व करना पड़ता है, कि हमारा पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वहीं से स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट डे से। और जब हम उन पे काम करते हुए फुली एक्सपीरियंस हो जाते हैं, उसके बाद हमें 50-50 के लॉट में आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तो मैम हमें ये भी बताइए कि काम तो कोई 10 से शुरुआत चलो किसान भाइयों ने कर ली, लेकिन 10 की भी अगर वो शुरुआत कर रहा है, उससे पहले भी उसे जानकारी चाहिए। कहाँ से वो जानकारी अर्जित करे, और आपने जब ये शुरुआत की थी तो आपने कहाँ से जानकारी ली थी, कैसे नॉलेज ली थी? देखो, कोई भी कार्य या कोई भी छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस, उसको शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले एक ट्रेनिंग लेनी चाहिए। चाहे वो हम किसी सरकारी संस्थान से ले सकते हैं, आज बहुत सारे एनजीओ हैं वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। हम भी प्रेम एग्रो फार्म में 2 मंथ में एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं,
जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रदेश से लोग आकर के हमसे ज्ञान लेकर के जाते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद फिर वो अपना फार्म स्टार्ट करते हैं। हम कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कराते हैं, जिसके थ्रू हमें उन्हें लाइफ टाइम नॉलेज देते रहते हैं, जो जो उन्हें प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आती रहती है। तो यही मेरा सजेशन है कि पहले प्रॉपर उसकी जानकारी ले लें कि उसे कैसे पालना है, कैसे उनका रख रखाव करना है, क्या क्या उनमें बीमारियां होती है, सब चीज़ें जानने के बाद कैसी कौन कौन सी ब्रीड किस जगह के लिए सूटेबल है, ये सब जानने के बाद ही हम कोई भी कार्य स्टार्ट करें, चाहे वो गोट का हो, चाहे वो सब्जियों का हो, चाहे मुर्गी पालन हो, या चाहे डेयरी फार्म हो। तो हर काम को जानने के बाद, उसका पूर्ण प्रशिक्षण लेने के बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैम, जब आपने स्टार्ट किया था, आपको भी शुरुआत में कोई दिक्कतें आई थी, या ऐसा है कि गोट फार्म में कोई दिक्कतें आती ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर जानकारी के साथ स्टार्ट करते हैं तो ऐसी कोई खास आपको प्रॉब्लम्स नहीं आती, क्योंकि जब आप किसी प्रशिक्षित बंदे से प्रशिक्षण लेते हैं तो वो आपको पहले ही हर चीज़ का अपना जो उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है वो शेयर करता है, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। जब आपको पहले ही पता है कि इनका वैक्सीनेशन कराना है गोट्स का, अगर आप वैक्सीनेशन करा देते हैं तो फिर वो बीमारियां आपको प्रॉब्लम नहीं करती। उनके लिए आपको पहले ही बीमारी को आने से कैसे रोकना है, वो सब चीज़ें आपको जब पहले ही पता होती हैं तो ज़्यादा फ्यूचर में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। अब मैम ये बताइए, आपने यहाँ पे जो शेड बनाया है, ये शेड एलिवेशन वाला है जो लकड़ी की पट्टी वट्टी लगा के ये सब बनाते हैं, इसका खर्चा बहुत आ जाता है। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि 20-1 लाख के करीब तो खर्चा आ ही गया होगा, इतना लग गया होगा। अब जो नया किसान है वो तो इतना नहीं लगा सकता, आप उसे कैसे शेड में सलाह देते हैं कि वो रखें? नए किसान को हम ऐसा जरूरी नहीं है कि हम एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाकर ही गोट को रख सकते हैं। उसके लिए आप सिंपल एक ऐसा कमरा बनाएं जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन हो। मेन चीज़ है कि वेंटिलेशन हमारे पास क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, जिसमें दोनों तरफ खिड़कियां हो और कम से कम 2 दरवाजे ना हो तो 1 दरवाजा जरूर हो, जिससे उनके आने जाने की प्रॉपर व्यवस्था हो। और गर्मियों के लिए आपको ऐसा उनके लिए, जैसे उनका ज़मीन है जहाँ वो बैठते हैं, ऐसी व्यवस्था हो कि वहाँ पे पानी सूखता रहे, जो वो यूरिन वगैरह करती हैं। वहाँ नीचे पक्का फर्श हमें कभी नहीं बनाना चाहिए। नीचे कम से कम बजरी हम अगर डाल देते हैं तो बजरी कैप उनके यूरिन वगैरह को या पानी कोई गिरता है तो उसको सोख लेती है। और साथ साथ उनके जहाँ रूम है उसमें साइडों में चूने का छिड़काव करते रहना चाहिए। मैम, आपने यहाँ पे नीचे देसी मुर्गे भी पाले हुए हैं, वो किस वजह से पाले हुए हैं? हमारा देसी मुर्गे पालने का ये है कि ये जो शेड बना हुआ है 3000 स्क्वायर फीट का शेड बना हुआ है, इसमें हम जो हमारी गोट की कैपेसिटी है, हम 300 से 350 गोट इसमें पाल सकते हैं। और इसके अलावा जो नीचे वाला स्पेस है उसमें इनका डंग गिरता है गोट्स का, वो इकट्ठा होता रहता है। उसमें क्या है, कीड़े वगैरह पैदा हो जाते हैं। जो देसी चिक्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है, वो बॉयलर की तरह नहीं होते। तो वो क्या करते हैं, जो ऊपर गोट्स खाना खाती हैं, जब वो बच जाता है तो हम उसको नीचे डाल देते हैं। सड़ने के बाद उसमें कीड़े क्रिएट होते हैं, जिससे हमारे चिक्स का भी भोजन बन जाता है और जो हमारी वेस्टेज होती है वो भी यूटिलाइज होती है। तो एक साथ हम अपना खाने का भी यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं और साथ साथ प्रोडक्शन भी ले रहे हैं, दोनों चीज़ों से। मैम, एक बार आपने यहाँ पे वो जो बटेर पाली हुई है वो भी देख लेते हैं, आइए मैम। तो किसान भाइयों, यहाँ पे मैम ने पाले हुए हैं बटेर। मैम, टोटल कितने बटेर हैं यहाँ पे जो आपने पाले हुए हैं? लगभग 100 के करीबन बटेर है हमारे पास। मैम, बटेर आपने बटेर किस सेंस में पाले? बटेर की शुरुआत क्यों की थी आपने पालने की? मैम, बटेर एक जो आती है वो 7 से 8 रुपए में एक बटेर का जो बच्चा है वो मिल जाता है। एक तो कम लागत में हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं, जो छोटे किसान हैं वो इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए मैम, एक बार वहाँ पे जो नीचे मुर्गे भी पाले हुए हैं वो भी देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुर्गे भी पाले हुए हैं। मुर्गों का मेन फायदा है कि जो भी बीट नीचे गिरती है उसमें अगर कीड़े होते हैं या कुछ भी होता है तो वो उसे खा लेते हैं। बकरियों को भी बीमारी नहीं होगी। दूसरा आपका एक और प्रॉफिट हो जाएगा कि ये मुर्गे हैं, ये भी आपके बिकेंगे। डबल खेती हो गई आपकी एक ही जगह पे। मैम, हमें ये भी बताइए कि आपने 10 गोट फार्म मतलब कि किसी किसान भाई ने शुरू की तो उसे कितना प्रॉफिट होगा या बिजनेस मॉडल क्या होता है वो हमें बताइए मैम। बिजनेस मॉडल ये होता है कि जैसे आपने स्टार्ट में किसी से ट्रेनिंग ले ली, ट्रेनिंग लेने के बाद आप 10 गोट्स प्लस एक उसके लिए ब्रीडिंग बक लेकर आए। 10 गोट्स के साथ आपको एक ही ब्रीडिंग बक की आवश्यकता होती है। उसके बाद जो गोट होती है उसका प्रोडक्शन ऐसे बढ़ता है कि जो आप गोट लेकर के आते हैं, अगर आप मैच्योर गोट लेकर आते हैं कम से कम 14 महीने की, तो वो रेडी रहती है प्रेगनेंसी के लिए। अगर आप 14 महीने की रेडी लेके आए, फिर वो आपके यहाँ अगर प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद
5 मंथ का उनका गेस्टेशन पीरियड होता है, 6 मंथ डिलीवरी होती है। डिफरेंट गोट है, कोई 1 बच्चे वाली है, कोई 2 बच्चे वाली है, और मैक्सिमम 5 बच्चे तक गोट्स एक दे देती है 1 टाइम में। ठीक है, इस तरीके से इनका सर्कल चलता है। तो जो सबसे बेस्ट होती है वो कम से कम 2 बच्चे वाली होती है, क्योंकि जो गोट होती है उसके 2 थन होते हैं और 2 ही बच्चे उसमें आसानी से पल सकते हैं। अब मैम ये अगर 5 महीने में 2 बच्चे दे रही हैं तो 1 साल में तकरीबन 2 बार बच्चे भी आ जाएगी वो? सर एक्चुअली में एक बार 6 मंथ जो डिलीवरी होने के बाद कम से कम 2 महीने का ऐसा पीरियड आता है जिसमें गोट को दोबारा से डिलीवरी हमें नहीं करानी चाहिए, मतलब उनको प्रेगनेंसी नहीं करानी चाहिए, उनको बच्चों के साथ टाइम देते हैं 2 महीने का। तो इस तरीके से लेके 2 साल में 3 डिलीवरी होती है। 2 साल में 3 डिलीवरी। अब मैम ये आते हैं कि जो बच्चा हुआ, मान लीजिए हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो लगा ली, अब प्रॉफिट आना है हमें बच्चों से, ब्रीडिंग से। वहाँ पे अगर कोई 3 बार भी आने, 2 साल में 3 बार भी आता है तो आप 1 साल में 1.5 वो ले लीजिए आप, उस पर कितना खर्चा आता है और कितना प्रॉफिट वहाँ से वो कमा सकता है, ये बताइए। जो एक गोट होती है उसका मंथली जो खाने का खर्च आता है वो 300 रुपये आता है। उसके अलावा जो बच्चे होते हैं वो 3 मंथ तक उन पे कोई खर्च नहीं आता, क्योंकि 3 महीने तक वो बच्चे माँ के दूध पे ही पल जाते हैं। आफ्टर 3 मंथ से उन पे जो खर्च आना स्टार्ट होता है वो 100 रुपीज़ पर मंथ रहता है। जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं मैक्सिमम वही 300 तक उनका खर्च आता है। कितने दिन में बिक जाते हैं वो सेल के लिए? कितने दिन में तैयार हो जाते हैं? कितने रुपए का बिक जाएगा? बच्चा तो फर्स्ट डे से ही तैयार रहता है सेल के लिए। बहुत सारे लोग जो बच्चा लेते हैं वो जब आपके यहाँ डिलीवरी होती है फर्स्ट डे भी बुक करा लेते हैं। तो हमारा जो है कि फर्स्ट डे बुक तो हम कर देते हैं, पर कम से कम 2 महीने उनको दूध पिलाने के बाद ही सेल करते हैं। और जो मिनिमम हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा अपना फार्म का है, हम मिनिमम 3 से 4 हज़ार रुपये का बच्चा देते हैं। 3 से 4 हज़ार रुपये का बच्चा बिक जाएगा। और 14 महीने का कितना बिक जाता होगा मैम? जो 14 महीने का होता है वो डिपेंड करता है कौन सी ब्रीड है। जैसे आपके पास बर्बरी अगर है वो उसका आपको जाएगा 6 से 7 हज़ार का। सिरोही है वो 10 हज़ार से 15 हज़ार 20 हज़ार तक जाएगा, जैसे आप उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। और इसके अलावा अगर जमुना परी है उसका मिनिमम 12 हज़ार का जाता है। ऐसे ही डिफरेंट ब्रीड का अलग अलग रेट रहता है। तो अगर मैम सिरोही का देखें, आपने बताया 10 हज़ार, और अगर उसके खाने पे खर्चा देखें तो 5 हज़ार का टोटल खर्चा, तो 5 हज़ार रुपया आप मतलब कि एक उस पर बचा सकते हैं, जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है। बिल्कुल, आप आराम से 5 हज़ार बचा सकते हैं। तो मैम अब जो सामने से बेरोजगार भाई भी देख रहे हैं और बहनें भी देख रही हैं, उन्हें आप कैसे इंस्पिरेशन देना चाहेंगे कि वो इसके अंदर आए? खास तौर पे जो लड़कियां देख रही हैं, लड़कियां खेती के अंदर बिल्कुल भी आना नहीं चाहती, लड़के भी नहीं आना चाहते, तो कैसे इंस्पायर करेंगे? क्या कहना चाहेंगे मैम उन्हें? मैं ये कहना चाहूँगी, देखो अपना काम अपना ही होता है। अगर हम जो मेहनत किसी और के बिजनेस में लगाते हैं और उसका सारा जो प्रॉफिट होता है वो वहाँ का मैनेजर या जो बंदा वहाँ पैसे लगाता है, जो उस कंपनी का मालिक होता है, वो ले जाता है और आपको गिने चुने 10 हज़ार 20 हज़ार, और अभी मैं देख रही हूँ जो छोटे लेबर्स होते हैं उनको 5-5 हज़ार तक वो कमाते हैं महीने में, और उसमें उनका खर्चा निकालना मुश्किल होता है। अगर हम, मैं नहीं कहती कि अगर कोई अपने घर में 2 गोट पालता है उससे भी वो अच्छा प्रॉफिट ले सकता है मंथ में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम 10 से ही, जो पहले हम स्टार्टिंग 2 से भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 गोट हम ऐसे रख सकते हैं कि अपना काम भी करते रहें और साथ साथ गोट भी पल जाती हैं। मॉर्निंग में हम उन्हें सिर्फ 2 बार हमें खाना देना होता है, तो हम सुबह ऑफिस जाने से पहले उन्हें खाना दे दें और ऑफिस से आने के बाद। तो इनके साथ ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, इसलिए हम अपने शुरुआत में अपने काम के साथ स्टार्ट करें और धीरे धीरे जैसे आपका काम बढ़ता रहे तब आप अपना जॉब छोड़ करके प्रॉपरली इस काम को कर सकते हैं। तो किसान भाइयों और बहनों, ये थी हमारी श्वेता जी से बात। इन्होंने एक बहुत अच्छी जानकारी दी कि जो भी सामने से देख रहे हैं, अगर इसके अंदर, खेती के अंदर अपना काम शुरुआत करता है तो वो अपने खुद का मालिक है। किसी की नौकरी करके ये नहीं है कि सारा प्रॉफिट ऊपर के आदमी लेके जा रहे हैं। आप इसे शुरुआत कर सकते हैं। और इंस्पिरेशन के लिए श्वेता मैम ने इतने अच्छे बताया कि आज वो कहाँ से फैशन डिज़ाइनिंग वो कोर्स किया था उन्होंने, और आज वो गोट फार्म कर रही हैं और एक बहुत अच्छे मुकाम पे हैं। तो ये वाली वीडियो हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।